गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं बीएससी पार्ट 3 मैथ्स का फर्स्ट पेपर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा अमूर्त बीजगणित के बारे में। पिछली कुछ क्लासेस में हम ग्रुप्स और सब ग्रुप्स के बारे में बात कर चुके हैं। आज अपन बात करेंगे साइक्लिक ग्रुप्स या चक्रीय समूह की। चक्रीय समूह या साइक्लिक ग्रुप को हम डिफाइन करें उससे पहले हम एक स्पेशल टाइप के ग्रुप की बात करेंगे इन विच एवरी एलिमेंट ऑफ द ग्रुप can be expressed as some integral power of a single element। यानी कि इस ग्रुप का प्रत्येक अवयव को हम एक पर्टिकुलर एलिमेंट की इंटीग्रल पावर्स के रूप में लिख सकते हैं। इस ग्रुप की हम चर्चा करेंगे। तो इसको हम एक थ्योरम के रूप से समझते हैं कि थ्योरम का स्टेटमेंट है कि इफ़ ए बी एनी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप जी देन एच इज इक्वल टू ए टू द पावर n टाइप ऑफ एलिमेंट्स वेयर n बिलोंग्स टू z, यानी कि n कोई इंटीजर है, तब h इज़ अ सब ग्रुप ऑफ g। यानी कि अगर a किसी ग्रुप g का कोई एक अवयव है तो h बराबर a टू द पावर n वेयर n जो है इंटीजर है g का उप ग्रुप होता है। इसे हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि x और y दो एलिमेंट्स लिए हमने g के। तो क्योंकि हमने कहा है कि g का प्रत्येक अवयव जो है वो एक ही इंटीग्रल पावर के रूप में एक्सप्रेस कर सकता है, तो हम मान लेंगे x को से a टू द पावर p और y को a टू द पावर q, जहाँ p और q दोनों इंटीजर्स हैं। अब x और y जब हमने a टू द पावर p और a टू द पावर q लिए तो x y इन्वर्स किसके बराबर होगा? a टू द पावर p a टू द पावर q का इन्वर्स। एक्स वाई की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी हमने। अब क्योंकि हम इन्वर्स की प्रॉपर्टी जानते हैं, ए की पावर क्यू का इन्वर्स ए टू दी पावर माइनस क्यू होगा, तो एक्स वाई इन्वर्स आपका आ जाता है ए टू दी पावर पी इंटू ए टू दी पावर माइनस क्यू, या इसको हम लॉ ऑफ इंडिसेस से कर सकते हैं ए टू दी पावर पी माइनस क्यू, यानी कि ए की कोई एक और इंटीग्रल पावर, क्योंकि अगर पी और क्यू दोनों इंटीजर्स हैं तो पी माइनस क्यू भी एक इंटीजर होगा। सो एक्स वाई इन्वर्स इज इक्वल टू ए टू दी पावर पी माइनस क्यू, और ए की इंटीग्रल पावर हो गई, इसलिए दिस बिलोंग्स टू h। यानी कि हम कहाँ से चले थे कि एक्स वाई बिलोंग्स टू h, और इससे हमने कंक्लूड क्या किया कि एक्स वाई बिलोंग्स टू h इम्प्लाइज एक्स वाई इनवर्स बिलोंग्स टू h। तो ये हम देख रहे हैं कि नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन सब ग्रुप की हमने पिछली क्लासेस में पढ़ी थी, उसके हिसाब से h क्या हो गया? सब ग्रुप ऑफ g। तो जब हम किसी ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट को हम देखते हैं एक पर्टिकुलर एलिमेंट की इंटीग्रल पावर्स के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो उन इंटीग्रल पावर्स का सेट उस ग्रुप का सब ग्रुप होता है। तो इस थ्योरम से हम क्या कंक्लूड करते हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ जी जनरेट्स अ सब ग्रुप विच इज़ नोन एज द साइक्लिक सब ग्रुप। यानी कि जी का प्रत्येक अवयव एक सब ग्रुप जनरेट करेगा जिसे हम कहेंगे साइक्लिक सब ग्रुप। द एलिमेंट विच जनरेट्स दिस सब ग्रुप इज नोन एज द जनरेटर। ये जो एलिमेंट है जो कि सब ग्रुप को जनरेट कर रहा है, जनित कर रहा है, वो कहलाता है जनरेटर या जनक। यानी वो एलिमेंट जिसकी इंटीग्रल पावर्स के रूप में हमने सारे एलिमेंट्स जो हैं इसके लिखे हैं सेट ग्रुप के, तो ये जनरेटर कहलाएगा। तो इफ़ एच इज़ अ साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाई ए, यानी कि जहाँ पर हमने h को लिया था a की पावर n, जहाँ n को इंटीजर था, तो a की इंटीग्रल पावर्स का ग्रुप हो गया था h। तो ये जो आपका ग्रुप है ये ग्रुप जनरेट हो रहा है बाय a, और इसको हम कहते हैं साइक्लिक ग्रुप h रिप्रेजेंटेड बाय बॉक्स में a को लिखकर हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब साइक्लिक ग्रुप को हम डिफाइन करें। चक्रीय समूह या साइक्लिक ग्रुप है क्या, इसकी परिभाषा को देखें पहले। अ ग्रुप G is said to be cyclic if there exists an element A belonging to G such that G is generated by A। यानी कि कोई भी ग्रुप सब ग्रुप कब कहलाएगा? यदि उस ग्रुप में एक एलिमेंट आपको A इस प्रकार का मिलता है जो G को जनरेट करता है, दैट इज़ कि हर एक एलिमेंट G का उस ए की इंटीग्रल पावर्स के रूप में लिखा जा सकता है, तब हम कहते हैं ए को जी का जनरेटर या जी का जनक। यहाँ पर जी क्या हो जाएगा इस हिसाब से?
ए के अलग अलग इंटीग्रल पार्ट्स, तो हम दोनों तरफ इन्फिनिटी तक जाएगा ग्रुप, क्योंकि इंटीजर्स का सेट इनफाइनाइट है। तो -2 -3 -3 -2 -1 a⁴ जो कि आइडेंटिटी होता है, हम जानते हैं a⁴ 1 a⁴ 2 a⁴ 3 एंड सो ऑन। तो ये आपका साइक्लिक ग्रुप हो गया। साइक्लिक ग्रुप यानी कि एक ऐसा एलिमेंट इस ग्रुप में है कि बाकी सभी एलिमेंट इस ग्रुप के उसकी इंटीग्रल पावर्स के रूप में लिखे जा सकते हैं। और ये जो आपका एलिमेंट है जिसकी इंटीग्रल पावर्स के रूप में आप बाकी एलिमेंट्स को लिख रहे हैं ग्रुप के, ये कहलाता है आपका जनरेटर या जनक। एग्जाम्पल्स देखें कुछ साइक्लिक ग्रुप्स के, चक्रीय ग्रुप के। तो हम देखते हैं कि हमारा जो ग्रुप है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, जहाँ ये तीनों 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं, इकाई के घनमूल फॉर मल्टीप्लिकेशन। ये एक साइक्लिक ग्रुप होता है और इसके दो जनरेटर्स हैं, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ये जनरेटर्स अगर हैं तो हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं कि सभी एलिमेंट्स इस ग्रुप के इनकी इंटीग्रल पावर्स के रूप में लिखे जाने चाहिए। तो ओमेगा की पावर 1 हम देखते हैं, ओमेगा होता है पहला एक एलिमेंट मिल गया। ओमेगा की पावर 2 जो होगा वो ओमेगा स्क्वायर दूसरा एलिमेंट मिल गया। ओमेगा की पावर 3 जो है वो 1 होता है। तो ये आपके तीन जो आपने अलग अलग इंटीग्रल पावर्स ली ओमेगा की, तो उससे हमें 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर तीनों एलिमेंट्स मिल गए इस ग्रुप के, यानी कि इस ग्रुप के प्रत्येक अवयव को हमने ओमेगा के इंटीग्रल पावर्स के रूप में एक्सप्रेस कर दिया है। इसलिए ओमेगा क्या हो गया इस ग्रुप का एक जनरेटर। इसी तरह से ओमेगा स्क्वायर भी इसका एक जनरेटर है। कैसे हम सिद्ध कर सकते हैं? ओमेगा स्क्वायर की पावर 1 ओमेगा स्क्वायर की पावर 2 ओमेगा की पावर 4, और ओमेगा की पावर 4 होता है ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब होता है 1, तो ये हो गया ओमेगा के बराबर। इसी तरह से ओमेगा स्क्वायर की पावर 3 जो होगा ओमेगा की पावर 6, ओमेगा की पावर 6 को हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब स्क्वायर, ओमेगा क्यूब 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, यानी कि ओमेगा स्क्वायर के अलग अलग इंटीग्रल पार्ट्स लेने पर भी हमें ग्रुप के सभी अवयव मिल जाते हैं 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो इससे सिद्ध हुआ कि ओमेगा स्क्वायर भी इसका एक जनरेटर है। तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर का फॉर मल्टीप्लिकेशन जो है एक सेट जो है ये एक ग्रुप साइक्लिक ग्रुप है, चक्रीय ग्रुप। इसी तरह से हम सिद्ध कर सकते हैं कि जो ग्रुप है जिसमें एलिमेंट्स हैं -1 1 -i एंड i, आप जानते हैं आयोटा, तो -1 माइनस आयोटा एंड आयोटा फॉर मल्टीप्लिकेशन, ये भी एक फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है। फाइनाइट इसलिए कि इसमें 4 एलिमेंट्स हैं और इसके जनरेटर ये कह रहे हैं i n -i हैं। तो देखते हैं हम इसको भी सिद्ध कर सकते हैं उसी तरह से कि हम i की अलग अलग इंटीग्रल पावर्स लें तो क्या हमें इस सेट के सभी अवयव मिल जाते हैं? बिल्कुल। i की पावर 1 i देता है, i की पावर 2 -1 देता है, i की पावर 3 -i देता है, i की पावर 4 1 देता है, यानी कि सारे एलिमेंट्स मिल गए हमें। तो i की डिफरेंट पावर से हमें इस ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट प्राप्त हो गए, इसलिए i जो है इस ग्रुप का जनरेटर हो गया। इसी तरह से -i को अगर देखें उसकी अलग अलग इंटीग्रल पावर्स लें तो -i की पावर 1 -i की पावर 2 -1 -i की पावर 3 -i की पावर 4 1, यानी कि फिर से हमें सारे एलिमेंट्स मिल गए -i -1 एंड 1। तो इस तरह से हमने देखा कि -i की अलग अलग इंटीग्रल पावर से भी हमें इस ग्रुप के सभी अवयव मिल रहे हैं, इसलिए -i भी इसका एक जनरेटर होगा। इसी तरह से हम सिद्ध कर सकते हैं कि z प्लस सेट ऑफ इंटीजर्स फॉर एडिशन ये एक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है जनरेटेड बाय 1 n -1, क्योंकि 1 + 1 2 1 + 1 + 1 3 एंड सो ऑन सारे पॉजिटिव एलिमेंट्स मिल जाएंगे। और इधर हमारे इधर हम इसकी पावर जब -1 लेंगे तो माइनस जो है 1 + -1 जो होगा वो हो जाएगा आपका 0 आइडेंटिटी, और फिर बढ़ते जाएं -1 + -1 + -1, यानी कि इस तरह से हम जब लेंगे तो ये आपकी इंटीग्रल पावर्स जो आ रही हैं 1 की -2 -3, इससे आपके नेगेटिव एलिमेंट्स मिल गए सारे इंटीजर्स। तो इस तरह से ये एक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप या चक्रीय ग्रुप हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रॉपर्टीज़ साइक्लिक ग्रुप्स की, चक्रीय ग्रुप के प्रगुण। तो इनको हम थ्योरम्स के रूप में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला थ्योरम चक्रीय ग्रुप का क्या कहता है कि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज़ एबेलियन, प्रत्येक चक्रीय ग्रुप एबेलियन होता है। एबेलियन क्रम विनिमय कम्यूटेटिव।
तो हमें सिद्ध करना है कि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एबिलियन, प्रत्येक चक्रीय ग्रुप जो है वो क्रम विनिमय या एबिलियन है। हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? इसके लिए हमने मान लिया एक साइक्लिक ग्रुप है से G जनरेटेड बाय A। तो अगर G साइक्लिक ग्रुप है जनरेटेड बाय A तो इसके कोई भी अवयव जो हैं वो A की इंटीग्रल घात के रूप में लिखे जाने चाहिए। तो हमने मान लिया लेट x and y belongs to G where x is a to the power m and y is a to the power n where m and n are integers, m और n integers है। तब एक्स वाई किसके बराबर होगा? a की पावर m इंटू ए टू दी पावर n विच इज़ इक्वल टू ए टू दी पावर m प्लस n बाई लॉ ऑफ इंडिसेस। और a की पावर m प्लस n को हम लिख सकते हैं ए टू दी पावर n प्लस m, और ये क्या हो जाएगा? a की पावर n ए टू दी पावर m फिर से, और ये हो गया अपने वैल्यू सब्सटीट्यूट की तो y इंटू एक्स, यानी कि एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स आ गया। एक्स वाई कोई भी दो आर्बिट्री एलिमेंट्स थे, यानी कि हम कह सकते हैं कि इस ग्रुप में एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू जी, हैंस जी इज एबिलियन या कम्यूटेटिव। तो हमने देखा कि कोई चक्रीय ग्रुप हमेशा क्रम विनिमय होगा। एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एबिलियन। अब आते हैं नेक्स्ट थ्योरम पर। ये कहते हैं कि इफ़ ए बी अ जनरेटर ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप जी देन ए इनवर्स इज ऑल्सो इट्स जनरेटर। यदि ए किसी चक्रीय ग्रुप का जनक है तो ए इनवर्स भी उसका जनक होता है। अब हमने मान लिया कि G इज अ साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय A एंड X बिलोंग्स टू G, देन देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर m such that x is equal to a to the power m. This implies x is a to the a इनवर्स की पावर माइनस m लिख सकते हैं हम। a की पावर m को हम लिख सकते हैं a इनवर्स की पावर माइनस m, क्योंकि m अगर इंटीजर है तो माइनस m भी एक इंटीजर होगा। तो हमने मान लिया G जो है वो साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय A है और x इसका जो एलिमेंट है उसको हमने लिया a टू द पावर m, यानी a इनवर्स टू द पावर माइनस m, यानी कि x अगर कोई भी अवयव आपने लिया एज इंटीग्रल पावर ऑफ a इनवर्स एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो a अगर हमने देखा कि इस ग्रुप का कोई भी अवयव एक आपका इंटीग्रल पावर ऑफ a इनवर्स के रूप में लिखा जा सकता है, इसका मतलब a इनवर्स भी इस ग्रुप का जनरेटर होगा। यानी कि G जो है एक साइक्लिक ग्रुप है जनरेटेड बाय A, तो A इनवर्स भी इसका एक जनरेटर होगा। अब आते हैं हम इसके नेक्स्ट थ्योरम पर। यह कहता है कि द ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर। क्या कह रहा है कि एक परिमित चक्रीय ग्रुप की कोटि ऑर्डर उसके जनक की कोटि के बराबर होती है। यानी कि साइक्लिक ग्रुप जो है अगर फाइनाइट है तो उस ग्रुप का, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर जो है उसके जनरेटर या जनक के ऑर्डर के बराबर होता है। कैसे प्रूव करेंगे? इसके लिए हमने मान लिया G कोई साइक्लिक ग्रुप है जनरेटेड बाय A। अब क्योंकि ये दिया हुआ है कि फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, तो इसका मतलब अगर हम ये लें कि G इज़ फाइनाइट तो इसका ऑर्डर फाइनाइट होगा। तो हमने मान लिया कि अभी हमने लिया G जनरेटेड बाय A, तो ऑर्डर ऑफ A जो है हमने लिया n। अब क्यों लिया हमने ऑर्डर ऑफ ए एन? क्योंकि अगर G फाइनाइट है तो उसके प्रत्येक एलिमेंट का ऑर्डर भी फाइनाइट ही होगा। तो अब हमने मान लिया H जो है एक ग्रुप लिया जिसमें हमने एलिमेंट्स लिए, एक सेट लिया जिसमें हमने एलिमेंट्स लिए a टू द पावर 1, a टू द पावर 2, a टू द पावर 3 अप टू a टू द पावर n, और a टू द पावर n को हमने e के बराबर लिया। तो हम जानते हैं कि क्लियरली H जो है वो G का सब ग्रुप है ऑफ ऑर्डर n, क्योंकि इसमें n अवयव हमने लिए हैं। और ये आपके, क्योंकि a जो है जनरेटेड बाय a था तो a की कुछ इंटीग्रल पावर्स जो हमने ली हैं वो आपका H को बिलोंग कर रही हैं, इसलिए H जो है वो सब ग्रुप हो गया ऑफ ऑर्डर n। अब केस 1 लें, यानी अगर हम ये कह रहे हैं कि m इज़ इक्वल टू लेस देन n, यदि m एक इंटीजर है विच इज़ लेस देन इक्वल टू m, सो लेट इफ पॉसिबल a टू द पावर m बिलोंग्स टू G, देन सिंस m n से छोटा होगा तो a टू द पावर m बिलोंग्स टू H इम्प्लाइज H इज़ अ सबसेट ऑफ G। क्यों? क्योंकि G जो है उसका ऑर्डर हमने n लिया है,
तो अब m जो है क्योंकि n से छोटा है तो a टू दी पावर m अगर h का एलिमेंट होगा तो h विल बी अ सबसेट ऑफ g। इसको हमने मान ली इक्वेशन 1। अब हम केस 2 लेते हैं व्हेन m इज ग्रेटर देन n। सो लेट m इज इक्वल टू n क्यू प्लस r वेयर r लाइज बिटवीन 0 एंड n और q और r जो हैं वो इंटीजर्स हैं। डिविजन एल्गोरिथम से हम ये ले रहे हैं, विभाजन कलन विधि से। तो m को हमने मान लिया n क्यू प्लस r वेयर r इज लेस देन n इक्वल टू ग्रेटर देन 0 एंड क्यू आर इंटीजर्स हैं। तो a टू दी पावर m जो होगा वो हो जाएगा a टू दी पावर n क्यू प्लस r के बराबर। इसको हम लिख सकते हैं a टू दी पावर n क्यू इंटू a टू दी पावर r विच इज़ द सेम एज a टू दी पावर n की पावर q इंटू a टू दी पावर r, लॉ ऑफ इंडिसेस से फिर से। और a टू दी पावर n जो है इस e टू दी पावर q, ये हम ऑलरेडी ले चुके हैं ऊपर। तो क्योंकि ऑर्डर a का n लिया है तो ये हो गया आपका a टू दी पावर m बराबर e टू दी पावर q इंटू a टू दी पावर r। e क्योंकि आइडेंटिटी है तो ये e की पावर q e के बराबर हो गया, e a टू दी पावर r, और प्रॉपर्टी ऑफ आइडेंटिटी से ये a टू दी पावर r के बराबर हो गया। यानी a टू दी पावर m जो है वो a टू दी पावर r के बराबर हो गया और r इज़ लेस देन n, सो दिस बिलोंग्स टू h। यानी कि जब हमने m को n से बड़ा लिया था तब हमने देखा कि a की पावर m जो है तब भी h को बिलोंग कर रहा है। यानी कि अब इससे हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं कि g इज़ ए सबसेट ऑफ h, क्योंकि g का अवयव लिया था हमने a की पावर m और इसको हमने प्रूव किया कि ये h को बिलोंग कर रहा है। सो एवरी एलिमेंट ऑफ g बिलोंग्स टू h। इसका मतलब g इज़ ए सबसेट ऑफ h। इसको हमने मान ली इक्वेशन 2। 1 और 2 में हमने देखा कि h इज़ अ सबसेट ऑफ g एंड g इज़ अ सबसेट ऑफ h। तो 1 और 2 से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि g इज़ इक्वल टू h। बट ऑर्डर ऑफ h हमने लिया n, यानी कि ऑर्डर ऑफ g इज़ ऑल्सो इक्वल टू n। यानी कि n जो था वो ऑर्डर a का था, तो इसका क्या मतलब हो गया कि ऑर्डर ऑफ g इज़ इक्वल टू दी ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर। यही हमें सिद्ध करना था कि ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, यहाँ पे फाइनाइट वर्ड इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज इक्वल टू दी ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर, कि परिमित चक्रीय ग्रुप की कोटि उसके जनक की कोटि के बराबर होती है।